हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ये आपकी बीएड थर्ड सेमेस्टर की दूसरी क्लास है। हम पढ़ रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट, शैक्षिक नेतृत्व, अर्थ, कार्य एवं प्रकार, जिसमें हमने पहले क्लास में नेतृत्व का अर्थ, शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ, शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता और कार्यक्षेत्र के बारे में पढ़ लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस क्लास फर्स्ट को भी ज़रूर देखें जिससे आपका चैप्टर 1 अच्छे से कंप्लीट हो सके। आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार। मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगी, जिससे आप चाहें तो बुक से वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लें, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो शैक्षिक नेतृत्व जो है वो विद्यालय प्रबंधन के आधार पर विद्यालय प्रबंधन के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के नेतृत्व होते हैं, लेकिन मेन 2 प्रकार के हैं। तो शैक्षिक नेतृत्व को हम 2 भागों में बांटते हैं, प्रशासनिक नेतृत्व और शैक्षिक अनुदेशनात्मक नेतृत्व। जो प्रशासनिक नेतृत्व होता है उसमें हम ऐसी तकनीकों को अपनाते हैं जिससे विद्यालय की उन्नति होती है, लेकिन उनका आधार क्या होता है? उनका आधार होता है मानवीय एवं द्रव्यात्मक साधन, मतलब जो हमें मानव के रूप में साधन जैसे कि टीचर्स, स्टाफ, क्लर्क, ये सब, और द्रव्यात्मक साधन जैसे कि ब्लैक बोर्ड, चॉक या फिर कोई भी टीचिंग मटेरियल, उनकी सहायता से हम नेतृत्व करते हैं, उसे हम प्रशासनिक नेतृत्व कहते हैं। ये डेफिनेशन दी हुई है, आप अच्छे से इसे याद कर लें क्योंकि आपका पेपर रिटन होने वाला है। प्रशासनिक नेतृत्व में स्वस्थ प्रबंधन तकनीकियों को अपनाकर विद्यालय की उन्नति के लिए उपलब्ध मानवीय एवं द्रव्यात्मक साधनों का उपयोग करना होता है। तो ये होता है हमारा प्रशासनिक नेतृत्व। नेक्स्ट है आपका अनुदेशनात्मक नेतृत्व। इसमें क्या होता है? इसमें आपके जैसे स्टाफ और जो लर्निंग एम्स होते हैं उनमें आप कौशल तकनीकी को विकसित करते हैं जिससे हम नेतृत्व करते हैं। इसीलिए इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि विद्यालय के स्टाफ के सदस्यों की सहायता अधिगम उद्देश्यों का निर्माण तथा पहचान और इन उद्देश्यों के प्राप्त हेतु कौशलों का निर्माण करने की दृष्टि से देखा जा सकता है। तो हम अनुदेशनात्मक नेतृत्व में क्या करते हैं? स्टाफ की सहायता प्रदान करते हैं, अधिगम उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, उनकी पहचान करते हैं और इनकी कौशल तकनीकों से इनको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तो उसे हम कहेंगे अनुदेशनात्मक नेतृत्व। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट है आपका, इसीलिए उपयुक्त कार्यों के लिए क्या लिखा है? कोई भी नेता हो सकता है। जैसे कि मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था, जब एक बच्चों की क्लास होती है तो उसका नेता कौन होता है? टीचर। लेकिन एक पूरे विद्यालय का नेता मुख्य अध्यापक भी कहते हैं, प्रिंसिपल भी हो सकता है, या विद्यालय प्रबंध समिति का कोई सदस्य भी हो सकता है, जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका विद्यालय के पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व। तो विभिन्न स्तरों पे जो हमने आपको पहले बताया था वही इसमें लिखा हुआ है कि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विभिन्न नेतृत्व होता है। ठीक है, जैसे कि क्लास के लिए टीचर, पूरे कॉलेज के लिए प्रिंसिपल या मैनेजमेंट का कोई सदस्य या मैनेजर, है ना। तो उसी को इन्होंने कहा है। क्योंकि आपका पेपर रिटन होगा तो आपको अच्छा खासा लिखना होगा, और अगर आप सही लिखते हैं, एकदम रिलेटेबल लिखते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि जो विद्यालय होता है वो एक औपचारिक शिक्षा का साधन है, मतलब कि हम जाते हैं वहाँ, एक निश्चित समय होता है, निश्चित रूल्स होते हैं, एक निश्चित वेशभूषा होती है, उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच जो क्रियाएं होती हैं उनसे ही
लर्निंग प्रोसेस आगे बढ़ता है और बच्चा खुद सीखता है। लेकिन इस प्रोसेस में सिर्फ टीचर ही नहीं, और चीज़ें भी प्रभावित करती हैं, जैसे कक्षा के कमरे की नियमितता, अनुशासन, छात्रों को अभिप्रेरित करना, साधनों की उपलब्धता और साथ ही बाहरी कारण जैसे स्वच्छता, भवन की स्थिति, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, खेल, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, ये सब भी बच्चे के विकास को, उसके अधिगम को प्रभावित करते हैं। और इन सब के सफल प्रयोजन के लिए क्या होना चाहिए? एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो हर स्तर पर एक अलग नेतृत्व की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक कक्षा में आपका नेतृत्व कौन कर रहा है? टीचर। और आपने देखा होगा टीचर की अनुपस्थिति में एक मॉनिटर बनाया जाता है, जो आप सभी बच्चों में से ही एक बच्चा होता है, तो तब वो नेतृत्व करता है। तो हर स्तर पर अलग अलग नेतृत्व होता है, वही इसमें बताया गया है। और इस चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया है कि कैसे छात्र होता है, छात्र का लीडर अध्यापक, अध्यापक का पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक का प्रधानाचार्य अथवा मुख्य अध्यापक। तो आप इस तरीके से डायग्राम ज़रूर बनाएं जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकें। नेक्स्ट है आपका, और यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं जो हमने आपको पहले बताई कि किसका क्या क्या रोल होता है लीडरशिप में। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको ये समझा दिया है। नेक्स्ट है आपका कि मुख्य अध्यापक में नेतृत्व की भूमिका। तो जैसे कि अभी हमने बताया था कि मुख्य अध्यापक भी होता है लीडर, टीचर भी लीडर होता है। तो अब हम इसमें ये पढ़ेंगे मुख्य अध्यापक जो होता है वो नेतृत्व की भूमिका में किस तरीके से कार्य करता है। इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जो मुख्य अध्यापक होता है वो छात्र को भी लीड करता है, शिक्षक और अभिभावक के संघ को भी लीड करता है, शिक्षक एवं गैर शिक्षक स्टाफ को भी लीड करता है, प्रौद्योगिकी प्रगति एवं ज्ञान का विस्तार करता है, स्थानीय निकाय, गैर सरकारी संगठन एवं स्वैच्छिक संगठन को भी नियमित करता है, सरकार के जो, सरकार से मतलब है जैसे सरकार ने कुछ नियम बनाया तो उसको स्कूल में किस तरह से लागू करना है, किस तरह से बच्चों तक उस योजना को पहुंचाना है, टीचरों तक पहुंचाना है, समुदाय तक पहुंचाना है, ये सब कार्य करता है वो। तो इसी को आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स में उसकी भूमिकाओं का वर्णन है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, वह विद्यालय की क्रियाओं की योजना बनाता है एवं उनका आयोजन करता है। ठीक है, वो शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय स्टाफ को कार्य आवंटन करता है, मतलब बताता है, जैसे टीचर को बताता है कि आपको किस क्लास में जाकर क्या पढ़ाना है, आज आपका कौन कौन सा पीरियड्स हैं, किस किस क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाना है। और गैर शिक्षकीय स्टाफ को भी बताता है कि आपको, मतलब जो गैर शिक्षकीय मतलब जो शिक्षण का कार्य नहीं करते, अन्य कार्य करते हैं। इसमें आपको क्लर्क भी हो सकते हैं, पियोन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो टीचिंग के अलावा काम करता है, तो उसको भी वो कार्य का आवंटन करता है। अभिभावक, समुदाय एवं सरकार के साथ संबंध स्थापित करता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है, अन्य विद्यालयों के साथ संपर्क स्थापित करता है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रवृत्तियों से अपने आप को अवगत कराता है, क्योंकि उसको ज़रूरी है कि वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अवगत रहे, तभी तो वो बच्चों को अवगत करा पाएगा। सामाजिक क्रियाकलाप का आयोजन करता है, भौतिक एवं ढांचागत साधन जुटाता है, विद्यालय के विकास के लिए उपलब्ध साधनों को गतिशील बनाता है, विद्यालय के भविष्य को समाज में प्रस्तुत करता है, विद्यालय की विभिन्न क्रियाकलाप का समन्वयन करता है और शिक्षण स्टाफ, गैर शिक्षण स्टाफ तथा छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन भी करता है। निर्णय लेने के लिए विभिन्न पहलुओं पर स्टाफ का आयोजन करता है, स्टाफ बैठकों का आयोजन करता है। तो ये सारे कार्य हैं आपके मुख्य अध्यापक के। अगर आप इनको समझ लेते हैं तो अपने शब्दों में भी बनाकर लिख सकते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। नेक्स्ट है आपका अध्यापक में नेतृत्व की भूमिका। अध्यापक किस प्रकार से नेतृत्व करता है? तो जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ये आप लिख देंगे तो थोड़ा इफेक्टिव लगेगा। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है कि शिक्षा की कोई भी प्रणाली अपने शिक्षकों के स्तर से ऊंची नहीं जा सकती। मतलब शिक्षक को ही मतलब सभी क्रियाओं का केंद्र बिंदु माना गया है। भले एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है, पर उस एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर्ड इम्प्लीमेंट करने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए भी हमें एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है। क्योंकि एक ऐसा टीचर जो ये जानता ही ना हो कि अब
एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड है, हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना चाहिए, है ना। और जो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अवगति ना हो वो कैसे बता पाएगा अपने बच्चों को, कैसे वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को इफेक्टिव कर पाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं टीचर ही है जो सबसे महत्वपूर्ण है इस शिक्षण की प्रणाली में। तो आप इस सब को भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो वो किस तरीके से लीड करता है, वो 3 प्रकार से लीड करता है। एक पूर्ववर्ती क्रिया करता है, एक पारस्परिक क्रियाएं करता है और एक अनुवर्ती क्रिया करता है। पूर्ववर्ती क्रियात्मक में हम क्या पढ़ेंगे कि वो क्लास में जाने से पहले क्या क्या कर लेता है, और पारस्परिक क्रियात्मकता में मतलब क्लास में वो कैसा बिहेव करता है, किन किन साधनों का उपयोग करता है ना। और अनुवर्ती मतलब जब क्लास खत्म हो जाती है या जैसे उसकी टीचिंग का जो उसका प्रोसेस है वो खत्म हो गया, उसने आपको पढ़ा लिया, ठीक है, इंटरेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद उसको क्या क्या करना होता है ये हम जानेंगे अनुवर्ती क्रियात्मकता में। तो देखिए जैसे कि लिखा है, पूर्ववर्ती क्रियात्मकता के कार्य वे कार्य हैं जो कक्षा में जाने से पूर्व किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो जैसे सहायगामी कार्यक्रमों का नियोजन, आयोजन, उपयुक्त पद्धति का चयन और पाठ योजना, सहायक सामग्री। जैसे कि आपने बीएड सेकेंड सेमेस्टर में अपने लेसन प्लान बनाए होंगे, तो लेसन प्लान कब बनाए जाते हैं? पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के बाद या पढ़ाते समय तो नहीं बनाए जाते, पढ़ाने से पहले ही हम घर से बना के ले जाते हैं और फिर उसी हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये है हमारी पूर्ववर्ती क्रियात्मकता। इसमें क्या होता है, अब आगे है कि पारस्परिक क्रियात्मकता के पक्ष में नेता के रूप में अध्यापक का कार्य निर्देशात्मक है। जब पारस्परिक क्रियात्मकता की बात करते हैं तब टीचर एक निर्देशात्मक का कार्य करता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया क्लास में तो टीचर आपका नेता है, मतलब लीडर है, क्लास को लीड कर रहा है, बताएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसा बिहेव करना है ना। उसमें ये क्या करता है, आपके लिए अच्छा वातावरण बनाता है, प्रश्न पूछता है, उदाहरण देता है, एक्सप्लेन करता है, आपको मोटिवेट करता है ना। आपके टीचर ये सब करते होंगे। छात्रों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है, आपके फीडबैक लेगा और जो उसने पढ़ाया है और आपने जो पढ़ा है उसका एवेल्यूएशन करेगा कि आपको कितना आया है। ये एवेल्यूएशन नहीं होगा, यहाँ ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि एवेल्यूएशन का मतलब ये नहीं होता कि बस बच्चों के मार्क्स देख लेना है, बस ये देखना है कि बच्चे ने कितना अडेप्ट किया है, कितना उसने लर्न किया है। लर्न का मतलब वैसे वाला लर्न नहीं है, अधिगम वाला लर्न है कि उसने कितना सीखा है। नेक्स्ट है आपका अनुवर्ती क्रियात्मकता के पक्ष में निम्नलिखित कार्य करता है। तब क्या करता है, मार्गदर्शन करता है, अभिभावकों से संपर्क करता है, रिकॉर्ड्स रखता है, आपकी एवेल्यूएशन का पूरा ब्यौरा तैयार करता है, कक्षाओं का अनुशिक्षण कक्षाओं का आयोजन करता है ना। तो ये सब वो आपके जब पढ़ा लेता है क्लास में उसके बाद करता है। क्यों? अभिभावकों से संपर्क बाद में ही तो करेगा। तो ये आप अपने कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं और अच्छा लिख सकते हैं, रिलेटेबल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शिक्षा आयोग ने कहा है कि राष्ट्र के भाग्य का निर्माण कक्षाओं में होता है। तो इन्होंने बस आपको ये बताने की कोशिश की है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर टीचर से रिलेटेड आता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन लीडरशिप, तो आपको बस यही बताना है कि सबसे पहले टीचर्स के बारे में बता देना है कि टीचर्स कितना इम्पॉर्टेंट है आपका लर्निंग में, और फिर उसके क्या क्या कार्य होते हैं, वो किस प्रकार से एक नेता के रूप में उभर कर आता है, वो नेता के रूप में क्या क्या कार्य करता है। तो वो 3 प्रकार के कार्य करता है, एक पूर्ववर्ती, एक पारस्परिक और एक अनुवर्ती। और उन तीनों को आपको क्लासिफाइड कर देना, जिससे आपके पास कंटेंट भी ज़्यादा हो जाएगा और आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो यहीं से हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है, शैक्षिक नेतृत्व, अर्थ, कार्य एवं प्रकार। अब हम आपका चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और क्लास 1 की आपकी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी ज़रूर देख लें, जिससे आपका चैप्टर 1 अच्छे से कंप्लीट हो सके।